अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरो आफियत से होंगे। थोड़ा सा अभी टाइम ज़ाया किए बगैर आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर प्रीवियस लेक्चर के रेलिवेंट ही है। वही सारी बातें जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की, अभी के लेक्चर में भी हमने वही सारी बातें जो है वो डिस्कस करनी है। ज़रा गौर से सुनिएगा ताकि जो कन्फ्यूजन आप लोगों की रह गई है वो इस लेक्चर में दूर हो जाए। लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कशन की वो क्या थी? स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। अब स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में आप लोगों के सामने मैंने लिखा था हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड canio.h। उसके बाद हम लोगों ने जो है ना वाइड मेल लिखा, उसके बाद printf लिखा। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर कुछ चेंजेस किए मैंने, कुछ एडिशनल लाइंस ऐड की। लेकिन सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर को दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। पहला पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया था वो था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये बेसिकली कमांड्स हैं किसके लिए? कंपाइलर के लिए, आपके पास प्रोसेसर के लिए। ठीक है, ये जो आप कंपाइलर यूज़ करेंगे हमारे पास उसके लिए क्या है? ये कमांड्स हैं जो किसके अंदर पड़ी हैं? आपके पास पहली और दूसरी लाइन के अंदर पड़ी हैं। लेकिन इनको हम क्या नाम देते हैं? इन्हें हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का नाम दिया करते हैं। और ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैं ये आपके पास दो किस्म की हैं, एक इंक्लूड है और दूसरी डिफाइन है। अब आप लोगों का कंपाइलर एक कंप्लीट अनपढ़ चीज़ है जी, उसे नहीं पता कौन सी लाइन का क्या मतलब है, कौन से वर्ड का क्या मतलब है। जैसे मैंने यहाँ पे printf लिखा, यहाँ पे मैंने वाइड मेल लिखा, ठीक है। कंपाइलर को ज़ीरो आइडिया, उसे नहीं पता। अब आपको उसे बताना है तो उसके लिए आपको डिफरेंट तरह की फाइल्स प्रोग्राम का हिस्सा बनानी पड़ती हैं जो पहले से पड़ी हुई हैं। और उन फाइल्स को हम क्या नाम देते हैं? इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और उसकी मदद से हम जिस फाइल को हिस्सा बनाएंगे वो आपके पास studio.h होगी और canio.h होगी। ये दो फाइल्स मैंने आपके सामने देखी हुई हैं जी, इन्हें हम हेडर फाइल्स का नाम देते हैं क्योंकि इसकी एक्सटेंशन देखिए क्या लिखा है। studio.h का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और इसका मतलब है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अब ये studio.h किस चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगी? हमारे प्रोग्राम या कंपाइलर को इंफॉर्मेशन देगी। ठीक है, कौन कौन के अल्फाज जो है उनके मतलब क्लियर करेगी कंपाइलर को। तो वो आप लोगों के पास जितने भी इनपुट आउटपुट फंक्शन है जिसमें printf आ जाता है, आपके पास scanf आ जाता है, ये वो फंक्शन हैं जो इनपुट और आउटपुट के लिए आपके पास यूज़ किए जाएंगे। उन सब की इंफॉर्मेशन कहाँ पड़ी है? आप लोगों के पास studio.h के अंदर पड़ी है। फिर ये जो canio.h है इसके अंदर क्या पड़ा है? canio.h के अंदर ये इसे कहा जाता है कंसोल इनपुट आउटपुट। और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल जो आउटपुट स्क्रीन आपके पास आई है उसे कैसे क्लियर करना है, अगर आपने कोई करैक्टर इनपुट करवाना है तो उसे आप किस तरह से इनपुट करवाएंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास किसके अंदर पड़ी है? canio.h। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और कंसोल इनपुट आउटपुट, और h क्या है? हेडर फाइल। अब यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करता जाऊँ कि ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है इसके अंदर हम इसको जो स्टार्ट है वो हमने कैसे लिया है? हैश से लिया। और उसके बाद हमने इंक्लूड का वर्ड यूज़ किया। लेकिन इंक्लूड के साथ साथ उसके नीचे देखिए एक और भी लिखा है, डिफाइन। अगर आपने हेडर फाइल प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करनी है उसके लिए तो हम इस्तेमाल करेंगे इंक्लूड का। और अगर आप चाह रहे हो कोई ऐसी वैल्यू आप प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं जो कांस्टेंट रहे, जिसके अंदर कोई चेंजेस ना आए, जिसे आप रीडिफाइन ना कर सकते हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हैश डिफाइन, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, डिफाइन बेसिकली किस लिए यूज़ होता है? आपने अगर कोई वैल्यू क्या रखनी है? कांस्टेंट रखनी है। और एक बात यहाँ पे बताता चलूँ कि ये आपके पास प्रोग्राम के ये जो लाइन है प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में इस्तेमाल हो सकती है। आप इसे यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो लाइंस हैं दो, ये हमेशा टॉप पे ही आएंगी। पहली लाइन हमेशा ये रहेगी, दूसरी लाइन आपके पास ये आएगी। अब इसी को ही मज़ीद एक्सटेंड करते हैं जी। हमारे पास मैंने कहा जी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जिसके अंदर एक इंक्लूड है और एक डिफाइन है। और हमेशा प्रोग्रामिंग के अंदर हम एक बात करते हैं और वो बात है क्या? हर एक चीज़ का सिंटैक्स हुआ करता है। क्या होता है जी? सिंटैक्स, लिखने का तरीका। अब हमारे पास इंक्लूड को लिखने का तरीका क्या है? डिफाइन को लिखने का तरीका क्या? अगर हम इंक्लूड को लिखना चाहें तो हम क्या लिखते हैं? हैश इंक्लूड और आगे हेडर फाइल का नाम, और कौन सी ब्रैकेट? अगर गौर कर लो, एंगल ब्रैकेट, और एक्सटेंशन आएगी .h। आगे दूसरा क्या है? हैश इंक्लूड और डबल कोटेशन में हेडर फाइल नेम।
अगर आपने इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का इस्तेमाल करना है तो आप इन दो तरीक़ों से कर सकते हैं। पहले आप क्या लिखें, एंगल ब्रैकेट में लिख सकते हैं या फिर आप डबल कोटेशन में भी लिख सकते हैं। और उसके बाद डिफाइन जो है उसे हम कैसे लिखते हैं? डिफाइन को लिखने का तरीका क्या है, हैश डिफाइन, यानी कि ये आपके पास बता रहा है कि ये भी क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। असल में ये जो हैश है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। जैसे ही प्रोग्राम को हैश मिलेगा उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ से आगे कोई प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इस्तेमाल होगी, वो क्या हो सकती है, इंक्लूड हो सकती है या फिर डिफाइन हो सकती है। अब यहाँ पे आपके पास हैश इंक्लूड, आगे हेडर फाइल नेम आ गया, हैश इंक्लूड हेडर फाइल नेम आ गया डबल कोटेशन के अंदर, और यहाँ पे हैश डिफाइन और आगे आइडेंटिफायर और वैल्यू। अब ये क्या चीज़, हैश डिफाइन का मतलब तो हो गया ये कोई प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है डिफाइन वाली, ठीक है, जिसकी मदद से हम वैल्यू को कांस्टेंट रखेंगे। और ये जो आइडेंटिफायर है ये नाम है, क्या है जी, हमारे पास नेम, और ये वैल्यू जो आपने कांस्टेंट रखनी है, जो आप चाह रहे हैं कि तब्दील ना हो, और उसके बाद यहाँ पे कोई सेमीकोलन नहीं आता। तो दोबारा से गौर कर लें, क्या लिखा है, हैश डिफाइन, और इसके बाद यहाँ पे ये आइडेंटिफायर है पाई, PI। आपको पता है पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 होती है, और उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आते। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, इसे हम किस तरह लिखेंगे, हैश डिफाइन पाई और आगे 3.14। अब यहाँ पे ये जो पाई है ये आइडेंटिफायर हो गया, और ये जो 3.14 है ये उसकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। अब कुछ दो बातें और ऐड कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे देखें क्या लिखा है, वाइड मेन, और यहाँ पे वाइड लिखा है, और स्टार्ट में भी वाइड लिखा है। इसका मतलब क्या है, वाइड बेसिकली क्या है, रिटर्न टाइप, कि ये फंक्शन हमें कैसी वैल्यू वापस करेगा, और वाइड का मतलब है कि ये हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। आपकी बुक में ये वर्ड लिखा होगा कि इट रिटर्न्स 0 वैल्यू। और अगर कोई भी चीज़ आप ब्रैकेट में लिखते हो तो इसे हम आर्गूमेंट कहते हैं, और यहाँ पे भी वाइड है, इसे आप लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आपकी बुक में लिखा हुआ है इसलिए इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। और इस वाइड का भी मतलब है कि ये फंक्शन कोई वैल्यू नहीं ले रहा। तो हमारे पास क्या है, वाइड का मतलब है नो रिटर्न टाइप, ठीक है। यहाँ पे आप वाइड लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं है। आगे आप लोगों के पास यहाँ पे देखें सी के अंदर, अब ये जो बॉडी मैंने लगाई थी, जिन्हें मैंने डेलीमीटर्स का नाम दिया था, ये जो करली ब्रेसेस मैं यूज़ कर रहा हूँ इन्हें मैंने डेलीमीटर्स का लास्ट लेक्चर में नाम दिया था, और कलेक्टिवली इसे बॉडी कहा था। इसके अंदर ये जो दो लाइंस लिखी हैं ये सी स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि ये क्या बता रही हैं, आपके प्रोग्राम की लॉजिक क्या है, आपका प्रोग्राम करने क्या वाला, ठीक है जी, यानी कि लॉजिक क्या है और आपका प्रोग्राम क्या करने वाला है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये दो लाइन लिखी हैं, ये 1000 लाइन भी हो सकती हैं, ये आपके पास लाख लाइन भी हो सकती हैं, लेकिन आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। आप लोगों के कोर्स में मैक्सिमम 10 लाइन्स होंगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। और ये स्टेटमेंट्स हैं जो प्रोग्राम की लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास यूज़ किया जा रहा है। तो ये बेसिकली छोटी छोटी बातें थी जो कल के लेक्चर में हमने कुछ हद तक मिस कर दी, जिसमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की हमने बात की। ये कंपाइलर के लिए कमांड्स होती हैं जो आपके पास कंपाइलर को ये बताती हैं कि कौन से वर्ड का क्या मतलब। यहाँ पे मैंने दो शामिल की, एक studio.h और एक canio.h, और एक तीसरी भी है हैश इंक्लूड math.h। अब ये मैथ के रेलिवेंट जितने भी फंक्शन हैं उनको हिस्सा बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट का फंक्शन है, आपके पास tan का फंक्शन है, cos का फंक्शन है, पावर का फंक्शन है। अब ज़रा दोबारा से ये कौन कौन से, ये इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ होगी। ये आपके पास स्क्रीन को फॉर एग्जांपल क्लियर करना हो, वैल्यू जो है वो कीबोर्ड गेट ch फंक्शन के लिए इस्तेमाल होगा। आपके पास गेट ch फंक्शन के लिए हम इसका इस्तेमाल करें, ठीक है जी। हर एक लाइब्रेरी फाइल की डिफरेंट फंक्शनैलिटी है जो हमारे पास यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी गई हैं, और उसके अंदर हम कोई मॉडिफिकेशंस नहीं ला सकते। सिंपली हमें क्या करना है, कंपाइलर को वर्ड्स के मीनिंग बताने हैं कि वो किस मकसद के लिए आपके पास बनाए गए हैं, और उसके लिए हमें उसे हेडर फाइल इंपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी है। और वो हेडर फाइल इंपोर्ट करने का तरीका क्या है कि आप इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का इस्तेमाल करें, और दूसरा ये है कि आप ये चाह रहे हो कि वैल्यू कांस्टेंट रहे और उसके अंदर कोई तब्दीली, कोई मॉडिफिकेशन ना आए, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आपके पास हैश डिफाइन का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी को ही कुछ क्वेश्चंस के अंदर डिवाइड किया गया है। व्हाट इज यूज़ ऑफ इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अगर आपने प्रोग्राम के अंदर
हेडर फाइल को हिस्सा बनाना है जिसके अंदर प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटीज़ पड़ी हुई हैं, जो प्री डिफाइंड टास्क जो है वो परफॉर्म करेंगी, ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे, इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का इस्तेमाल करें। और ये जो नंबरिंग लिखी हुई है ना, ये आपके नोट्स की नंबरिंग है, ताकि आपको आइडिया हो कि हमने कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं, ठीक है। आपकी बुक में ना बार बार चीज़ों को रिपीट किया गया कई जगह, ठीक है जी। और उसमें से ये अगर आप क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं जो आपको साथ साथ बताए जा रहे हैं, तो आपका पूरा चैप्टर जो है वो तैयार हो जाएगा। जो आपकी आसानी के लिए ही ये स्कीम जो है वो बनाई गई है। आगे है व्हाट इज़ हेडर फाइल। हेडर फाइल क्या है? ये भी एक किस्म का एक ऐसी फाइल जिसमें प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटीज़ पड़ी हुई हैं, प्री डिफाइंड टास्क जो है पड़े हुए हैं, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं ताकि कंपाइलर और आपके पास उस चीज़ को क्या कर सके, समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। आगे आ जाता है डिफाइन प्री प्रोसेसर डेट। अगर आप ये चाह रहे हो कि प्रोग्राम को के अंदर कोई वैल्यू आप कांस्टेंट रखें और उसके अंदर कोई तब्दीली ना आए, आप उसे रीडिफाइन ना करें, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये भी हैश से स्टार्ट होगी और ये भी किससे स्टार्ट होगी, हैश से। और ये हेडर फाइल जो है वो आप लोगों के पास ये जो हेडर फाइल है इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .h होती है। आगे आप लोगों के पास आ जाता है, यहाँ तक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आपने ये बताना है कि हमारे आपकी बुक में ना एक लाइन लिखी है और वो लाइन में ये बताया जा रहा है जी ये जितनी भी हेडर फाइल्स वगैरह हैं ये स्टोर कहाँ पे होती हैं, ठीक है। आप सब लोगों ने उसको बुक से रीड आउट करके कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे इसका आंसर दे देना है। आगे है डिफाइन कांस्टेंट मैक्रो विद एग्जांपल। ये भी ऑलमोस्ट यही चीज़ है। अगर आप किसी कांस्टेंट वैल्यू को कोई नाम दे देते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को कोई नाम दे देते हैं और उस नाम की मदद से ही आप उस वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम क्या नाम देंगे, कांस्टेंट मैक्रो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिखा गया हैश डिफाइन और ये पाई, इस वैल्यू को मैंने ये नाम दे दिया तो ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट मैक्रो। और ये किसकी मदद से, डिफाइंड डायरेक्टिव की मदद से ही ये काम किया जा रहा है। आगे आपके पास आ जाता है स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। ये हमने शुरू में एक टॉपिक जो है वो डिस्कस किया था जिसका नाम था मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, अगर आप लोगों को याद हो तो। अब ये जो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास प्रोग्राम को हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है और हर एक हिस्से को अलग-अलग जो है वो क्या किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आप लोगों को लास्ट में मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी थी कि ये समझ लें कि आपका एक पूरा प्रोग्राम है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ लाइंस लिखी हैं, मैंने इसको क्या कर दिया, हिस्सों में तकसीम कर दिया, ठीक है। ये हिस्सा अलहदा मैनेज हो जाएगा, ये हिस्सा अलहदा मैनेज हो जाएगा, ये हिस्सा अलहदा और ये हिस्सा अलहदा। और जब हिस्से छोटे हो जाते हैं तो उसमें अगर गलती हो जाती है तो उसको भी तलाश करना क्या है, आसान हो जाता है, उसको मैनेज करना भी क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है। और उसी को ही हम लोग यहाँ पे क्या नाम देते हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का भी नाम दिया जाता है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। इसके बाद अनस्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हमने कोई हिस्सा नहीं बनाया बल्कि इंटायर लॉजिक को एक ही हिस्से में इम्प्लीमेंट कर दिया। जब इंटायर लॉजिक को एक हिस्से में इम्प्लीमेंट किया तो कोड की लेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, उसमें गलती होने के चांस भी ज़्यादा होंगे, गलती को फाइंड करना जो है हमारे लिए क्या हो जाता है, मुश्किल होता है, ठीक है। डिफ़िकल्टी आती है कि हम प्रोग्राम को ईजीली मैनेज नहीं कर पाते। तो ये आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं 4 से 5 ये जो लिखे हुए हैं, यही आप लोगों ने जो है ना इसके लिए तैयार करने हैं और आपका ये टॉपिक जो है ना वो क्लियर हो जाए। साथ में कल हमने जो किया था स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, वो लॉन्ग के रिस्पेक्टिव से, और बाकी रिमेनिंग अगर आप ये शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो 100% आपका टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। आपको भी प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी कि आपने 3, 4, 5 या 6 पेजेस पढ़ने हैं जिनमें बार बार सेम ही बात लिखी हुई है। आगे नेम ऑफ द हेडर फाइल, आगे कुछ MCQs आ गए, जल्दी से वाइंड अप करते हैं जी। नेम ऑफ द हेडर फाइल इज़ रिटन बिटवीन। अब हेडर फाइल का नाम जो है वो कहाँ पे लिखा है, किसके दरमियान, ज़रा गौर कर लें, एंगल ब्रैकेट्स। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, ये आपके पास करेक्ट आंसर है एंगल ब्रैकेट्स। कि आपके पास जो नाम है हेडर फाइल का वो लिखा जाता है एंगल ब्रैकेट के दरमियान में। आगे एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल इज़, तो यहाँ पे उसकी एक्सटेंशन क्या लिखी है, .h लिखी है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा, .h। ना टेक्स्ट होगा, ना HF होगा, ना ही C होगा,
एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि ये सी डॉट सी इसका क्या मतलब है, ये भी आपकी बुक में है और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। आप लोगों ने ये भी बताना है कि डॉट सी का क्या मतलब है। एक्सप्रेशन इन डिफाइंड डायरेक्टिव कि जो एक्सप्रेशन होता है इस डायरेक्टिव के अंदर, ठीक है, क्या वो चेंज हो सकता है, क्या उसे रीडिफाइन किया जा सकता है। तो यही ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आ रहा है कि एक्सप्रेशन इन डिफाइंड डायरेक्टिव इज कैन नॉट बी चेंज, कि हम उसे तब्दील नहीं कर सकते। ये नहीं है कि हम उसे तब्दील या रीडिफाइन कर दें, ऐसा कोई नहीं है इसके अंदर। सिर्फ हमको सिंपली ये कहना है कि इसे हम तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बारे में कहा ही गया है कि ये कांस्टेंट रखेगा। इसके अंदर जब कोई चीज़ कांस्टेंट हो जाती है तो उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशंस नहीं आती। आगे आपके पास फोर्थ एमसीक्यूज क्या है कि सी स्टेटमेंट जो है वो किससे एंड की जाती है। और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो सी स्टेटमेंट को मैंने एंड किससे किया है, सेमी कॉलन से। और अगर ये मैं सेमी कॉलन नहीं लगाता तो जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया, आपके पास एक एरर आएगा और वो एरर कौन सा होगा, सिंटैक्स एरर होगा। फिफ्थ एमसीक्यूज, हेडर फाइल इन सी कंटेन्स। आपके पास हेडर फाइल्स में होता क्या है, लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जो प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसमें से वही लॉन्ग क्वेश्चन एक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम और बाकी कुछ शॉर्ट जो आपके ये बोर्ड के ऊपर आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, अगर आप इन्हें तैयार कर लेते हैं तो आपका टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा। अगर आप में से किसी को कोई पॉइंट समझ ना आया तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पोस्ट करें, व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो लाजमी डिस्कस करें ताकि आपको आंसर मिल सके। थैंक यू वेरी मच।